स्टूडेंट्स, आज मैं नेचुरल रिसोर्सेस यानी प्राकृतिक संपदा के अंतर्गत मृदा में खनिज की प्रचुरता, इसके बारे में ये भी मैंने 3 बताए थे। और 3 में क्या है, मैंने लैंड बताया था। अब वो लैंड का ही शुरू हो रहा है, वाटर का और एयर का मैं करा चुका हूँ। और उसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं वो एयर पॉल्यूशन और वाटर पॉल्यूशन का जरूर ही तैयार कर लेना। आज में जो हमें नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसके अंतर्गत तीसरा रिसोर्सेज बता रहा हूं मैं, मिनरल्स रिचेस इन द सॉइल। तो यानी मृदा में खनिज की प्रचुरता। सॉइल इज द इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। तो ये क्या काम करती है, मतलब एक क्षेत्र में जीवन की विविधता को निर्धारित करने वाली एक महत्वपूर्ण संपदा जो है वो मृदा कहलाती है। अब सबसे बाहरी परत जो होती है पृथ्वी की, सबसे बाहरी परत जो है यानी एक्सटर्नल लेयर ऑफ द अर्थ, बाहरी परत को हम क्या कहते हैं, भूपृष्ठ कहते हैं। भूपृष्ठ कहते हैं, यानी एक्सटर्नल लेयर ऑफ द अर्थ इज इक्वल टू क्रस्ट, क्रस्ट कहते हैं। तो ये मृदा है क्या, मृदा क्या है, मतलब ये तो मैंने बता दी कि मृदा जो है एक जैव विविधता बनाए रखने के लिए किसी एक क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण रिसोर्सेज है, यानी इंपॉर्टेंट संपदा है, साधन है, स्रोत है। तो हम ये कह सकते हैं मृदा है क्या, मृदा व्हाट इज सॉइल, मृदा क्या है। ये क्वेश्चन एराइज होता है, व्हाट इज सॉइल। तो मैंने ये लिखा हुआ है कि थाउजेंड्स एंड मिलियंस ईयर्स अगो, हजारों करोड़ों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले, दैट डिसाइडेड थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स यानी हजारों लाखों साल पहले, द रॉक्स एट और नियर द सरफेस, यानी जो बड़े बड़े पत्थरों की चट्टानों की सतह होती है जो कि पृथ्वी पर पाई जाती हैं, ब्रोकन डाउन, वो क्या होती है, टूट जाती हैं, दरार पड़ जाती है उनमें। तो टूटती किससे है, ये कोई चट्टान है एक जगह आज रखी हुई है, अब कोई हजारों साल लाखों साल पहले की बात करे तो ये चट्टान तुम्हें यहाँ ऐसी अवस्था में दिखाई नहीं देगी। अब ये जो कारण है उसका एक भौतिक कारक भी है, रासायनिक कारक भी है, कुछ जैव कारक भी होते हैं जो इन चट्टानों को क्या करते हैं, तोड़ देते हैं। तो मतलब अंत में जो प्रोडक्ट होता है इसका, वो ये ब्रेक डाउन हो जाती है, यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाती है और उसका सबसे लास्ट यानी एंड पोर्शन एक फाइन पार्टिकल्स में बदल जाता है, वही सॉइल कहलाती है। यानी ये कह सकते हैं हम कि सबसे बाहरी परत को तो हम भूपृष्ठ कहते हैं और इस परत में पाए जाने वाले खनिज जीवों को विभिन्न प्रकार के पालन पोषण करने वाले तत्व प्रदान करते हैं। लेकिन यदि ये खनिज बड़े पत्थरों के साथ जुड़े हुए होते हैं तो जीवों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, यानी कोई भी जीव होगा इन बड़े पत्थरों को नहीं ले पाएगा, अपने अंदर ग्रहण नहीं कर पाएगा। तो क्या हुआ था, हजारों लाखों साल पहले, मतलब लंबे समय अंतराल से, मतलब जो क्या है, पृथ्वी की सतह या उसके समीप, पृथ्वी की सतह या उसके समीप पाए जाने वाले पत्थर जो होते हैं वो विभिन्न प्रकार की भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव प्रक्रिया
के बाद सबसे अंत में बचा महीन कण भी क्या कहलाता है? मृदा कहलाता है। यानी बड़े पत्थर टूटकर अंत में महीन कण पार्टिकल्स महीन कण बनाते हैं जिसे मृदा कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा। अब ये तो तुमने समझ लिया कि मृदा क्या है। यानी बड़े बड़े पत्थर भौतिक, रासायनिक और कुछ जैव कारकों से टूट करके छोटे छोटे चूर्ण यानी पाउडर में चेंज हो जाता है। फाइन पार्टिकल्स जो लास्ट में बचता है वही क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। अब ये मृदा के बनने के कारण क्या हैं? मृदा कैसे बनती है? किन किन कारणों से हमारे नेचर में जो है वो मृदा बनती रहती है? तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू मेक द सॉइल। तो सबसे पहला कारक जो है मैं बता रहा हूं, सबसे पहला कारक है सूर्य यानी सन। देखो यहां समझना, मैंने ये तो बता दी कि मृदा है क्या, मतलब जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं दे आर कॉल्ड द सॉइल, मृदा कहलाती है। अब ये मृदा बनती कैसी है, इसका फॉर्मेशन कैसा होता है? तो मृदा मैंने पहला कारण लिखा हुआ है सूर्य का। अब सूर्य की किरणें जो हैं दिन के समय क्या है, पत्थर को कैसे कर देती हैं? गर्म कर देती हैं, जिससे वो क्या होते हैं? फैलते और सिकुड़ते हैं। सिकुड़ते क्यों हैं? दिन के समय तो फैलते हैं और रात को पड़ती है सर्दी, यानी ये पत्थर बड़े बड़े कहाँ पाए जाते हैं? पहाड़ी स्थानों पर। तो पहाड़ी जो हिल स्टेशन होते हैं वहां चट्टानें होती हैं, बड़े बड़े पत्थर के पहाड़ होते हैं, वो दिन में तो गर्म हो जाते हैं लेकिन रात्रि में एट द नाइट दे कूल, वे ठंडे हो जाते हैं। और इसका मतलब है वो फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, और इनका जो प्रसरण या फैलना जो होता है या संकुचन या सिकुड़ना होता है वो असमान होता है। और ऐसा बार बार होने से क्या है, पत्थर में क्रैकनेस, दरार आ जाती है और लास्ट में क्या होता है, ये बड़े पत्थर टूट करके छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं। यानी लार्ज स्टोन चेंज इनटू द स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन्स। यानी जैसे मान लो ये कोई पत्थर है, स्टोन है, और इस स्टोन पर ये सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो ये क्या होगा? गर्म हो जाएगा, और दिन में तो गर्म हो जाएगा तो इसमें क्या होगा? एक्सटेंशन होगा, यानी कि फैलना होगा। फैलने के कारण एट नाइट यानी रात्रि में ये क्या होंगे? यही पत्थर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। ये वाला पत्थर क्या होगा? ठंडा हो जाएगा। तो फैलना और सिकुड़ना यानी एक्सटेंशन और श्रिंकिंग, फैलना व सिकुड़ना, ये दो प्रक्रिया चलेंगी, लेकिन ये प्रक्रिया कैसी होगी? असमान। कहीं से भी टूट सकता है पत्थर, असमान। तो दिन में तो गर्म हो जाते हैं पत्थर, लेकिन रात्रि में कैसे हो जाते हैं? ठंडे हो जाते हैं, जिसके कारण उनमें फैलने और सिकुड़ने की असमान प्रक्रिया करती है। और एट लास्ट जो है स्मॉल पीसेस ऑफ स्टोन, ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में, यानी पीसेस पत्थर के हुए तो पत्थर की ये छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाती है। दूसरा इसका कारण जो है वो क्या है? जल। अब यहां पर ये प्रोसेस जल के द्वारा, यानी हमें तो क्या है? फाइन पार्टिकल्स ऑफ द सॉइल। तो ये फाइन पार्टिकल्स यानी महीन कण कहां से प्राप्त हुए? तो पहले मैंने बताया था कि पत्थर टूटेगा वही तभी बनेंगे। अगर पत्थर तो टूट गया, अब इनका क्या होगा? जल के द्वारा भी ये प्रक्रिया होती है। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो दो प्रकार से होती है। एक तो मतलब क्या होता है इसमें कि मतलब दिन के समय तो पहली सहायता यानी जल जो है मृदा के निर्माण में दो
सूर्य के प्रकाश से मतलब टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर वो पत्थरों पर पड़ा तो पत्थरों में क्या आ जाती है, दरार आ जाती है। दरार आने से क्या होता है कि उस दरार में पानी चला जाता है। अब दरार में तो पानी चला गया हुआ, रात में ठंडा होगा तो वो बर्फ पानी जो है वो फ्रीज हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा, जिससे उस पत्थर का आयतन बढ़ेगा और जब उस दरार के अंदर जम जाएगा तो दरार को और अधिक वो ब्रॉडनेस यानी चौड़ाई आ जाएगी। अब जब चौड़ाई हो जाएगी, ये तो पहला कारण है। पहला कारण क्या बताया था कि जैसे दिन में सूर्य के प्रकाश से, सन के प्रकाश से ये पत्थर है, इसमें क्या पड़ गई, दरार पड़ गई, ये क्रैकिंग सीके यानी दरार पड़ गई। इस दरार में क्या भर गया, पानी आ गया। इस दरार में क्या आ गया, पानी आ गया। पानी क्या होगा, वो रात्रि की सर्दी के कारण क्या होगा, जम जाएगा। जमने से इस दरार का जो वॉल्यूम है, आयतन जो है वो बढ़ जाएगा। बढ़ेगा तो वो पत्थरों की दोनों दरारों पर क्या डालेगा, दबाव डालेगा, इधर भी और इधर भी। तो ये दरार जो है वो चौड़ी हो जाएगी। दरार कैसी हो जाएगी, चौड़ी हो जाएगी। अब देखो पत्थर के टूटने का प्रोसेस चल रहा है, क्यों, हमें मृदा प्राप्त करनी है। अब ये पत्थर तो हमारा क्या हो गया, दरार चौड़ी हो गई। अब पानी जब बहे, फ्लोइंग पैटर्न होगा, बहता हुआ जल जो है कठोर पत्थरों को भी तोड़ देता है। यानी तेज गति के कारण जो बहता हुआ जल है अपने साथ जो है छोटे छोटे पत्थरों को भी बहा करके ले जाता है। अब यही पत्थर रास्ते में क्या है, दूसरे पत्थरों से टकराते हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स में यानी छोटे छोटे कणों में बदल जाता है। जल पत्थर को, इन कणों को अपने साथ ले जाता है। अब वो कण बने छोटे छोटे, वो जल अपने साथ बहा करके ले जाएगा और आगे जाकर के सस्पेंड यानी विक्षेपित कर देगा। तो इस प्रकार जो है मृदा जो है, सॉइल जो है वो मूल पत्थर से काफी दूर वाले स्थान पर पहुंच जाती है या पाई जाती है। पहला कारण किस्म का हो गया। दूसरा कारण है फ्लोइंग वाटर, फ्लो इन वाटर है, दोनों जल के ही कारक में है। जल में जल दो प्रकार से प्रभाव डालेगा उस पत्थर पर। पहला तो सूर्य का बता दिया, दरार पड़ जाएगी, और दूसरा फ्लोइंग वाटर। फ्लोइंग वाटर के संग ये स्टोन बहता हुआ चला जाएगा। अब जब बहता हुआ जाएगा तो स्ट्राइकिंग यानी दूसरे पत्थरों से इनका क्या हो जाएगा, टकराना हो जाएगा। तो ये लड़ते हुए रोलिंग होते हुए जाएंगे, रोलिंग होते जाएंगे, तो वो बड़े बड़े पत्थर जो है छोटे छोटे पार्टिकल, स्मॉल पार्टिकल में बदल जाएगा। तो कहां पर थी मृदा, कहां थी चट्टान, यहां थी। अब वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच गई। इसका मतलब जो है फ्लोइंग वाटर के द्वारा या बहते हुए पानी के द्वारा जो मृदा होती है, यानी मृदा है क्या, वही छोटे छोटे कण हैं, किसके, पत्थर के चूरा समझ लो, पाड़े समझ लो उसके। अब ये पत्थर का चूर्ण कैसे होना, यही प्रोसेस इसमें चल रही है। अब इसमें हम देखेंगे ये जो पाउडर है या जो मृदा बन गई, वो जो है अपने मूल स्थान से दूसरे स्थान पर बहा करके ले जाई जाती है। तीसरा कारण है वायु। तीसरा कारण क्या है, वायु यानी एयर। तो जिस प्रकार से जल पत्थरों को एक स्थान से दूसरे स्थान से टकराने के कारण टूटते हैं, उसी प्रकार से तेज हवाएं, मैंने कि तेज गति से चलने वाली हवाओं को क्या कहते हैं, विंड यानी पवन कहते हैं। वो भी क्या करती हैं, पत्थरों को तोड़ देती हैं। तो वायु जो है वो जल की तरह ही वायु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। देखो तेज हवाएं होती हैं, तुमने देखा होगा बहती हुई हवा में यानी पवन में शक्ति होती है, उसी के साथ विंड में यानी पवन चक्की चलती है। तो तीसरा कारण मैं बता रहा हूं एयर यानी वायु। ये वही काम करेंगी जो जल काम करता है। अब मान लो वायु इस चट्टान से टकराई,
ये चट्टान लुढ़कती हुई जाएगी और दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगी। ये लुढ़कती हुई जब रोलिंग होती हुई जाएगी तब छोटे छोटे पार्टिकल में बदलती जाएगी और ये पार्टिकल कभी भी यहाँ पर अगर जल बहता हुआ आया तो इन पार्टिकल्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएंगे, यानी they will take the from one place to another place, यानी एक स्थान पर जाते हैं। चौथा कारण है मृदा के बनने का, यानी मृदा किन कारणों से बनती है वो मैं बता रहा हूं। तो चौथा कारण है ऑर्गेनिज्म, यानी सूक्ष्म जीव, ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। इसमें कुछ पौधे भी आते हैं, क्या आते हैं, पौधे आते हैं, वो भी उसको मतलब मृदा में बदलने में सहायक होते हैं। अब इसका थोड़ा दिमाग से समझना, तो जीव भी यानी कह सकते हैं हम मृदा के यानी सॉइल के फॉर्मेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अर्थात क्या हुआ, जीव भी मृदा के बनने की प्रक्रिया को इफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसमें पहला नाम आता है लाइकेन का। एक जीव है, पौधा है CHEN, लाइकेन भी है और मॉस भी है। लाइकेन पौधा है, ये प्रोटोजोआ वर्ग में पाया जाता है, मॉस जो है टेरिडोफाइटा वर्ग में पाया जाता है। तो ये जो है लाइकेन क्या होता है, पत्थरों की सतह पर अगर उग आया, क्या हुआ, अगर ये उत्पत्ति हो गई इस पौधे की कहां पर, पत्थर की सतह पर, तो वो एक प्रकार से एक पदार्थ को छोड़ते हैं जो पत्थर की सतह को चूर्ण के समान कर देता है और मृदा की एक पतली परत का निर्माण करता है। कैसे, लाइकेन मान लो इस चट्टान पर उग करके आ गया, ये लाइकेन, ये एल्गी और फंजाई का मिश्रण होता है। अब ये जिस चट्टान पर ये उग रहा है, पनप रहा है, तो वहां पर एक रासायनिक पदार्थ छोड़ता है, तो उससे ये चट्टान जो है छोटे छोटे कणों में परिवर्तित हो जाती है। इस प्रकार से जो है लाइकेन बड़े बड़े पत्थरों को मृदा में बदलने में सहायक होता है। हम ये कह सकते हैं, दूसरा उदाहरण अगर देखें तो मतलब मॉस एक टेरिडोफाइटा वर्ग का पौधा है, ये छोटे छोटे पौधे उगने में सक्षम होते हैं और ये पत्थर को और अधिक तोड़ देते हैं, यानी दरार तो पड़ी जाएगी उसमें, वहां पर अगर उसकी सतह पर ये जो मॉस नाम का पौधा अगर उग करके आ जाता है तो ये पत्थर को और अधिक तोड़ते हैं। तुमने देखा होगा कि अगर बरगद का या पीपल का कोई पेड़ कहीं लगा हुआ है तो उसकी जड़ें जब बढ़ती हैं तो वो आसपास के मकानों में या आसपास के स्थानों में दरारें उत्पन्न कर देती हैं। तो ये मॉस का पौधा ऐसा है जो पत्थर को टूटे हुए हैं या तोड़ते हैं, और अगर ये पौधा लगा रहा उस दरार में तो ये उसको और अधिक तोड़ते हैं। कभी कभी तुमने देखा होगा बड़े पौधों की जड़ें भी कभी कभी पत्थरों की दरारों में चली जाती हैं और वे दरार को चौड़ा कर देते हैं। जैसे मैंने कहा था ना तुमसे, अगर ये बनियाना ट्री है या पीपल ट्री है, इसकी जो जड़ें निकलती हैं जब, तो आसपास के मकान हैं तो उस मकान या पत्थरों के बीच में होता हुआ उसको तोड़ता हुआ निकल जाएगा और ये पत्थर जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो मैंने बताई थी वो तुम्हें केवल क्या बताई थी, केवल मैंने ये बताई थी कि मतलब ये किस प्रकार से बना, कौन किस प्रकार से बना, यानी मृदा किस प्रकार से बनेगी। तो लास्ट में हम कह सकते हैं, लास्ट में हम कह सकते हैं अतः मृदा एक मिश्रण है। मृदा क्या है, मिश्रण है। अब ये काय का मिश्रण है, इसमें विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले होते हैं, इसमें
विभिन्न आकार के छोटे छोटे टुकड़े मिले रहते हैं। छोटे छोटे आकार के टुकड़े मिले रहते हैं। अब ये छोटे छोटे टुकड़े होंगे काय के, ये ध्यान देने की बात है। तो छोटे छोटे टुकड़े मिले होंगे जो वो सड़े गले जीव भी मिले होते हैं। सड़े गले जीव भी मिले होते हैं, मिले होते हैं। सड़े गले का मतलब डस्ट और नष्ट हो जाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमस। ह्यूमस कहते हैं। देखो इसको क्वेश्चन को बना लेना कि ह्यूमस किसे कहते हैं। अब ह्यूमस को मैं बताऊंगा, सॉइल इज ए मिक्सचर, सॉइल इज ए मिक्सचर in which is mixed small pieces of, किसके मिले होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, pieces of destroyed organism is known as soil, is known as humus, is known as humus। ये ह्यूमस की कभी कभी परिभाषा पूछ लेते हैं, तो मतलब ध्यान रखना कि मृदा क्या है, एक प्रकार का मिश्रण है जिसमें छोटे छोटे जीव मिले रहते हैं या टुकड़े मिले रहते हैं, विभिन्न प्रकार के सड़े गले जीव भी मिले रहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ह्यूमस कहा जाता है। तो ह्यूमस किसे कहते हैं, तो एक शॉर्ट में समझ लो। अब इसमें ह्यूमस में क्या क्या होगा, सूक्ष्म जीव भी मिले होते हैं। तो ये मृदा जो बनती है उसका मुख्य कारण जो है वो क्या है, ह्यूमस है। ह्यूमस में तो उसमें मतलब छोटे छोटे जीव मिले रहते हैं, वो ह्यूमस में क्या होता है। अब इसका फायदा क्या होता है, खेतों में अगर इस प्रकार की खाद लगाई जाती है तो उसका फायदा क्या होता है, ये मृदा को सरल, ये मृदा को क्या करते हैं, पोरस यानी छिद्र युक्त बनाते हैं, सरंध्र। अब सरंध्र बनाइए, मिट्टी को अगर इसमें कोरा बना दिया, सरंध्र बना दिया, यानी इसमें छेद ज्यादा हो गए, तो इससे क्या होगा कि खनिज पोषक तत्व जो होंगे जो उस मृदा में पाए, यानी सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि एयर और वाटर आर एंटर, आर नहीं, वाटर एंड एयर एंटर्स इनटू द सॉइल। तो वो जो वायु और क्या जल जमीन के अंदर प्रवेश करेगा तो वो पौधों की जड़ों तक पहुंचेगा, और जहां आसानी से क्या होगा, पौधे को प्राप्त हो जाएगा। तो खनिज पोषक तत्व जो उस मृदा में पाए जाते हैं वह उन पत्रों पर निर्भर करता है कि उस मृदा में पोषक तत्व कितने हैं या ह्यूमस की मात्रा कितनी है और उनकी गहराई क्या है। तो इस प्रकार मृदा की जो ऊपरी परत में, जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं, उसे हम कहते हैं उपर मृदा, ऊपर मृदा यानी सबसे ऊपर की।
सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो कहलाती है अपर सॉइल। अपर सॉइल, तो अपर सॉइल कौन सी होगी? जैसे हमारा ये खेत है, इसके ऊपर 1 इंच मोटा जो उपजाऊ स्तर होता है वो ही उपजाऊ होता है, और उसमें बनाने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो ये जो है कि मतलब इसमें ह्यूमस की मात्रा कितनी है, तो इस प्रकार जो है मृदा की ऊपरी परत में, जिसमें मृदा के कणों के अतिरिक्त ह्यूमस और सजीव स्थित होते हैं। ह्यूमस और इसमें क्या क्या मिले होंगे ऊपर मृदा में? ह्यूमस और सजीव। सजीव का मतलब जैसे केंचुआ है, वो भी उसमें जमीन में पाया जाता है, वो भी इसमें मिला रहता है, वो कहलाती है ऊपर मृदा कहलाती है। तो हम इस प्रकार से ये देखते हैं कि इसकी गुणवत्ता उस क्षेत्र की जैव विविधता को निर्धारित करती है, इसलिए ये महत्वपूर्ण कारक है। शुरू में मैंने लिख दी थी soil is the important resources that decided the diversity of life in an area। तो ये भी क्या है कि ह्यूमस जो होता है इसकी गुणवत्ता को प्रदर्शित करता है और उस क्षेत्र की जैव विविधता को भी निर्धारित करता है। यानी भूमि जितनी ज्यादा उपजाऊ होगी उसमें उतने ही प्रकार के वृक्ष उगेंगे, खाद्य संपदा अच्छी चलेगी, तो विभिन्न जीवों को भी असर मिलेगा, तो ये जैव विविधता बढ़ती हुई चली जाएगी। अब ये नष्ट कैसे हो जाती है? मतलब जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है, आधुनिक खेती हो रही है, उसमें हम कीटनाशी और उर्वरक का बहुत बड़ी मात्रा में उपयोग हो रहा है, यानी पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर। ये मॉडर्न जो खेती हो रही है उसमें इन दोनों का, यानी कीटनाशी यानी कीटों को मारने वाली दवा, कीटनाशी, और उर्वरक का मतलब क्या है? रासायनिक खाद। इनका जो है उपयोग हम ज्यादा हो रहा है इस समय। किस समय? मॉडर्न खेती में। तो इनके उपयोग होने से क्या होता है कि मृदा के जो सूक्ष्म जीव हैं, स्मॉल जो ऑर्गेनिक में है, वो उसमें मृत हो जाते हैं और मृदा की संरचना को नष्ट कर देते हैं, जो कि मृदा के पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण कर सकते हैं, रिसाइक्लिंग कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है? भूमि में ये केंचुए को भी समाप्त करते हैं। भाई बरसात के दिनों में भूमि में क्या आ जाते हैं? केंचुए आ जाते हैं। इसमें ऊपर मृदा में कौन? ऊपर मृदा में केंचुए, यानी केंचुए एलिगेट्स करके होते हैं। ये बेलनाकार शरीर होता है, तो ये उस ऊपर मृदा में भी पाए जाते हैं, और ये उन केंचुए क्या है कि उस भूमि के केंचुओं को भी समाप्त कर देते हैं। कौन समाप्त कर देगा? ये पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर जो है वो केंचुओं को समाप्त कर सकते हैं। अगर मान लो संपूषण खेती न की जाए तो उपजाऊ मृदा जो है जल्द ही बंजर भूमि में परिवर्तित हो जाएगी। क्या बताया मैंने? अगर संपूषण खेती न की जाए तो उपजाऊ मृदा जल्द ही नष्ट हो जाएगी। यानी संपूर्ण कृषि का मतलब है कि अदल बदल करके फसलों को बोना, जिससे मतलब क्या होता है कि मतलब भूमि की उर्वरता बनी रहती है। अब एक कारण मैं बता रहा हूं इसमें भूमि प्रदूषण का, यानी भूमि प्रदूषण। अगर मान लो तुमसे भूमि प्रदूषण या लैंड पॉल्यूशन पूछ ले, भूमि प्रदूषण उपयोगी घटकों का मृदा से हटना।
उपयोगी घटक जो होंगे वो मृदा से क्या होंगे, हट जाएंगे। और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना, और दूसरे हानिकारक पदार्थों का मृदा में मिलना दूसरे हानिकारक पदार्थ अगर जो है हमारे मृदा में मिल जाते हैं, वो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं। मिलना वो मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जो हानिकारक पदार्थ अगर आकर के मिल जाएंगे तो मतलब जो है वो उर्वरता को प्रभावित करेंगे और उसमें स्थित जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं, और वहां की जैव विविधता को नष्ट कर देते हैं। भाई जब हम आधुनिक खेती करेंगे तो उसमें पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर लाएंगे तो मतलब वहां की मतलब जो है भूमि की उपजाऊ नष्ट हो जाएगा, तो जैव विविधता अपने आप नष्ट हो जाएगी करके भूमि को बंजर बनाते हैं, और वहां की जैव विविधता को नष्ट करके भूमि को बंजर बनाते हैं। यही क्या कहलाता है, बनाते हैं, भूमि प्रदूषण कहलाता है, भूमि प्रदूषण कहलाता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसकी डेफिनेशन अंग्रेजी में भी लिख दूंगा, वो नोट कर लेना। मतलब लैंड पॉल्यूशन क्या हुआ, लैंड पॉल्यूशन क्या होगा, यानी उपयोगी घटकों का, यानी जो खेती के लिए उपयोगी पदार्थ होते हैं तो उपयोगी जो घटक होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं, और जो है अनयूजफुल मटेरियल जो है वो उस मृदा में आकर के मिल जाता है, जो किसको इफेक्ट करते हैं, उसकी फर्टिलिटी को, यानी मृदा की उर्वरता को प्रभावित करते हैं, और वहां की जैव विविधता को क्या है, नष्ट कर देते हैं, जिससे भूमि बंजर बन जाती है, और उसी को हम भूमि प्रदूषण या लैंड पॉल्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो है इसी डेफिनेशन को बताऊंगा, लेकिन इसके बाद में थोड़ा मृदा अपरदन यानी मृदा का अपने स्थान से हटना, इसके बारे में थोड़ा बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चन बताएं वो याद कर लेना।